साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको विदेशियों के आक्रमण के संदर्भ में ही सिकंदर के आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का लड़का था, पुत्र था। मकदूनिया यूनान में एक छोटा सा राज्य है। ईसा पूर्व 359 में मकदूनिया के गद्दी पर फिलिप बैठा था और वह बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत बहादुर भी था और उसने दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा था। उसने एक विशाल सेना खड़ी की जिसकी उसको आवश्यकता महसूस हुई इस काम के लिए, और उसने आसपास के तमाम राज्यों को जीत लिया और जीत करके एक मकदूनिया जो छोटा सा राज्य था उसको विशाल बना दिया, बड़ा बना दिया। परंतु षड्यंत्र के तहत उसका वध कर दिया गया और वो महत्वाकांक्षा लिए ही इस दुनिया से विदा हो गया। फिर उस गद्दी पर उसका बेटा सिकंदर बैठा। सिकंदर भी अपने पिता की तरह से ही बहुत बहादुर था और बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने एक बार अपने पिता से कहा था कि सारी दुनिया आप ही जीत लेंगे तो मैं क्या करूँगा। तो इतना महत्वाकांक्षी था वो, और 20 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठा। उसके पास अब पिता की दी हुई एक विशाल सेना थी और मकदूनिया से एक बड़ा राज्य था जो पश्चिमोत्तर इलाके में ही था। अब सिकंदर ने आगे बढ़ने की सोची और सिकंदर का भी अपने पिता की तरह से ये सपना था कि वह पूरी दुनिया विश्व विजेता बने और पूरी दुनिया को जीत करके विश्व विजेता बने, और इसके लिए वो पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार था। बहुत ही दिलेर, बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही बहादुर था। ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ तो होना ही था। उसके पिता की भी इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है वो बहुत बड़ा बहादुर और महत्वाकांक्षी बने, जो अन्य देशों को भी जीत करके और अपने में मिला ले। इसके लिए उसने अरस्तु को उसका शिक्षक और संरक्षक नियुक्त किया। अरस्तु की शिक्षा और संरक्षकता में सिकंदर के व्यक्तित्व में 4 चांद लग गए। अरस्तु ने उसे ऐसी शिक्षा दी कि उसकी महत्वाकांक्षा और भी जागृत रही और वह सक्रिय हो गया। अरस्तु को बता दें, अरस्तु बहुत बड़ा दार्शनिक था। ये जो जन्मांध था, दोनों आंखें उसकी नहीं थी, परंतु उसने एक महान दार्शनिक का उपाधि पाया था और था, जिसके नेतृत्व में और शिक्षा दीक्षा के कारण सिकंदर का व्यक्तित्व और भी निखर गया। सिंहासन पर बैठने के साथ ही सिकंदर को बहुत लोगों का सामना करना पड़ा, बहुत विरोधियों का सामना करना पड़ा, जो उसके पिता के विरोधी थे, इसके भी विरोधी थे और इससे लड़ाई लड़ने की तैयारी में थे। सिकंदर ने सबका सामना वीरतापूर्वक किया और सबको परास्त किया। अब सिकंदर का पूरे यूनान पर कब्जा हो गया या शासन हो गया, और यूनान पर शासन होने के साथ ही उसके अंदर अब विश्व विजय की भावना जागृत हुई और अपनी सेना, कुशल सेना को लेकर के संपूर्ण एशिया माइनर, भूमध्य सागर के प्रदेशों, फिनिशिया को रौंदता हुआ नील नदी के घाटी तक आ पहुंचा और मिस्र पर आक्रमण कर दिया और मिस्र को भी जीत लिया। वहां पर अपनी याद या अपने नाम के पहचान के लिए उसने अपने नाम के ऊपर सिकंदरिया नाम का एक शहर बसाया जो आज भी है। उस समय भारत में 16 महाजनपद थे, जिनमें जो कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, और 16 महाजनपदों के द्वारा ही भारत में शासन सत्ता चल रही थी।
इन 16 महाजनपदों में राजा हुआ करते थे। इन राजाओं के अधीन कुछ गणराज्य भी हुआ करते थे। इन 16 महाजनपदों में पश्चिमी इलाके में गांधार और कंबोज थे। बीच के इलाकों में सूरसेन, अस्मक, अवंती जो आज का उज्जैन है, और इसी प्रकार इधर उत्तरी भाग में साकेत जहाँ का राजा प्रसन्नजित था, और काशी उधर मगध था। इसमें मगध सबसे शक्तिशाली था, साकेत भी शक्तिशाली था, काशी भी शक्तिशाली था, और अवंती भी ठीक ठाक था। इस तरह से 16 महाजनपद थे। इनमें सबसे छोटे जो थे वे कंबोज, गांधार और तक्षशिला का इलाका था जो आंभिक शासन कर रहा था। पुरु का इलाका था जो पुरु शासन कर रहा था। अब जब सिकंदर आया तो ये पूरा ब्लूप्रिंट उसके पास था। वो पूरी चीजों से भारत के वाकिफ था और उसने आक्रमण के लिए पूरी तरह से तत्परता के साथ आक्रमण किया। पहले उसने तक्षशिला पर आक्रमण किया। तक्षशिला आंभिक की राजधानी थी और वो एक आंभिक छोटा सा राजा था। आंभिक ने सरेंडर कर दिया, आंभिक ने समर्पण कर दिया सिकंदर के सामने। फिर उसने पुरु पर आक्रमण किया। पुरु भी घोड़सवार सेना जो थी उसकी, क्योंकि आप जानते हैं कि उधर घोड़ों की बहुत अच्छी नस्ल पाई जाती है, तो सिकंदर के पास जो घुड़सवार की सेना थी वो पुरु के हाथियों को सेना के छक्के छुड़ा दिए। उसी समय बारिश भी हुई थी, कीचड़ भी हो गया, और उसकी वजह से कई कारण थे, बहुत कारण थे, जिसकी वजह से पुरु भी बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद उसे सिकंदर के सामने पेश किया गया। जैसा एक कहानी आप जानते होंगे और सभी जानते हैं कि पुरु को जब पेश किया गया तो सिकंदर ने कहा कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाए। तो पुरु ने कहा था कि एक राजा जो राजा के साथ सलूक करता है वहीं सलूक किया जाए। इससे सिकंदर बहुत खुश हुआ, और खुश होने के साथ साथ वो चाहता था कि पुरु और आंभिक ये दोनों मिल जाएं। मिलने का मतलब ये था कि दोनों अगर हमारे साथ आ जाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से उसने दूरदर्शिता दिखाते हुए पुरु को भी छोड़ दिया और पुरु का शासन वो राज्य भी लौटा दिया और दोनों को अपने साथ कर लिया, ताकि आगे उसका टारगेट मगध था। मगध जो था सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध था। मगध को हराने का मतलब था, या मगध पर शासन करने का मतलब था पूरे भारत पर शासन कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति थी। बाकी तो छोटे छोटे थे, अवंती, सूरसेन और तमाम जो है और भी थे। उधर 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में कुछ जनपदों को बता दिया, कुछ जनपद और भी थे जिनमें वत्स भी था जो भागलपुर आज का, ये वैशाली भी था, क्या लिच्छवियों का राज्य था। तो इस तरह से बहुत 16 थे जनपद। इसी बीच में चाणक्य तक्षशिला में ही आचार्य था और उसने किसी तरह से मगध को सूचित किया कि सिकंदर आ रहा है, तक्षशिला का पतन हो चुका है, आंभिक सरेंडर कर चुका है और आप भी तैयार हो जाइए और लड़ने के लिए और इन राज्यों को बचाने के लिए आप अपनी सेना भेजिए। परंतु और वो खुद भी आया मगध, परंतु मगध का सम्राट जो उस समय था वो चाणक्य पर बहुत नाराज हो गया और चाणक्य को बहुत ही जलील किया उसने भरी सभा में,
और तमाम चीज़ें हुई, उसको मैं संक्षेप में ही बता रहा हूँ आपको। और चाणक्य वहाँ से पुनः इधर तक्षशिला की तरफ आ गया, और तक्षशिला में उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षण जो है चाणक्य के अंतर्गत ही हो रहा था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और बीच में अपनी एक सेना बनाई, और सेना बना करके उन्होंने सिकंदर की सेना का मुकाबला किया। और अपने रण कौशल के कारण सिकंदर ने अपनी सेना दो भागों में विभाजित कर दी थी। एक भाग का नेतृत्व वो खुद कर रहा था और दूसरे भाग का नेतृत्व उसका सेनापति कर रहा था, जिसका नाम अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर जो है चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई हार गया और अपनी बेटी की शादी, हेलेना की शादी भी चंद्रगुप्त से कर दिया। उधर उसकी सेना में विद्रोह जैसा हो गया और सिकंदर कुछ अस्वस्थ भी हो गया। लड़ाई लड़ते लड़ते अस्वस्थ भी हो गया। काफी लंबी लड़ाई लड़ा था सिकंदर। मैं समझता हूं कि एक वर्ल्ड वार की तरह से था। सिकंदर कई सालों से लड़ाई लड़ रहा था। तो इस प्रकार सेना का रुक गया। झेलम में उस समय बाढ़ भी थी, झेलम को पार करना भी मुश्किल था। और सेना के सिपाहियों और सरदार काफी दिनों से बाहर थे अपने घर से, और उसकी वजह से भी उनकी मानसिक स्थिति लड़ने की नहीं थी और उनकी मानसिक स्थिति घर जाने की थी वापस। तो तमाम कारण थे, उसके विफल होने के कारण अनेकों हैं। फिर उसके बाद एक और भी आपको बता दें भारत की ऐतिहासिक स्थिति के संबंध में, कि जितने राज्य थे 16 महाजनपद ये आपस में लड़ा करते थे, और ये आपस में लड़ने के समय अपने ही क्षति करते थे राज्य की। ये बहुत ही वैभवशाली, बहुत ही संपन्न राज्य थे। उस समय भारत में संपन्नता और वैभवशीलता बहुत थी। आप लिच्छवियों का वैभवशीलता जानते होंगे, जहाँ 777 चैत्य थे, 777 सभागार थे, 777 तोरण द्वार थे, तमाम चीजें थी जो इसके वैभव का बखान करती है। और अब भी मुजफ्फरपुर में वैशाली का एक जगह है, मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ उसके खंडहर आज भी मौजूद हैं। मगध बहुत ही संपन्न राज्य था। साकेत बहुत संपन्न था, काशी बहुत संपन्न था, लेकिन ये आपस में ही लड़ा करते थे एक दूसरे से, जिसके कारण राजनीतिक माहौल स्वस्थ नहीं था, सही नहीं था। जैसे आजकल पार्टियां आपस में लड़ रही हैं इस देश के अंदर। इस तरह से उसका फायदा उठाते हुए उसने जीता और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मुठभेड़ में उसका सेनापति हारा, और चंद्रगुप्त ने अन्य महाजनपदों को जीतते हुए मगध साम्राज्य को भी जीता। और मगध साम्राज्य से उसकी एक पुरानी दुश्मनी थी, और फिर मगध का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और अखंड भारत का निर्माण किया, जिसकी 10 पुश्तों ने इस देश पर राज्य किया। अब थोड़ा सा सिकंदर के बारे में बताते हैं। सिकंदर हिंदूकुश पर्वत के बाद खैबर दर्रे से भारत के अंदर प्रवेश किया, और काबुल में जब पहुंचा उसने तो अपनी सेना को 2 भागों में बताया, ये आपको बांट दिया। एक भाग जो है दूसरी तरफ से और एक भाग दूसरी तरफ से। उधर पहाड़ियों में अस्मक नाम की जात शासन करती थी, जिसको अस्मक महाजनपद कहते थे। अस्मक एक महाजनपद भी था। उनको हरा करके, वो पहाड़ी जाति थी, उनको हरा करके सिकंदर जो है स्वात घाटी में आ गया, स्वात घाटी में, और वहीं झेलम में बाढ़ आ गई और उसके सैनिक जो है बहुत दिनों से बाहर थे, जो घर जाने के ललाई थे, और सिकंदर भी था। सिकंदर का स्वस्थता के कारण सिकंदर वापस चला गया। और इस प्रकार उसके बाद जो भारत की सेना का एक स्वरूप था कि वो आपस में ही लड़ा करते थे,
वो खत्म होकर के एक विशाल राज्य जो है, जो आज भारत के नाम से जाना जाता है, उसका हुआ और सिकंदर का पतन हो गया। सिकंदर वापस भी चला गया और इस प्रकार सिकंदर की कहानी यहीं ख़त्म होती है और इतिहास का एक पन्ना यहीं पर बंद हो जाता है। इतिहास का दूसरा पन्ना खुलता है मौर्य साम्राज्य से, और मौर्य साम्राज्य ने जो है सिकंदर के आक्रमण के बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा भारतीय देश पर, और उसकी सामरिक विजय से भारत की सारी पोल खुल गई कि क्या होता था यहाँ और किस तरह से होता था। तो एक समय आता है जब स्थिति जो है पता नहीं चलती है। राजा नशे में रहते हैं और राजाओं को ये रहता है कि मैं तो सारा कुछ कर लूँगा, जीत लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज देश भी उसी मूड में, उसी मोड़ में, उसी स्थिति में जा रहा है। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, गलत और सही का आकलन करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें तथा अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।